Everyone, welcome to Learn Classic Education. Today's topic of discussion is Parkinson's disease. So coming to the introduction part, Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disorder, means which will lead to more further deteriorating your health. Okay, progressive means it will not revert back or not decrease, it will increase the disease or the disorder. It primarily affects movements and motor control. It occurs due to loss of dopamine production neurons in the brain. So our movement, हमारा जो movement होता है वो कंट्रोल कैसे होता है? डोपामिन रिसेप्टर्स द्वारा. ठीक है, तो डोपामाइन जितना प्रोडक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन ठीक रहता है, उसको हम लोग हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं. वो हमारा एन्जॉयमेंट, एंथुसियास्टिक, ये सब चीज़ बढ़ाता है बॉडी में और कोऑर्डिनेशन रखता है और बॉडी का मूवमेंट और बैलेंस भी सही तरह से रहता है. तो ये जब कम हो जाता है तो पार्किंसंस डिजीज़ में ये कम होने की वजह से रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट ये दिखा जाता है. It is more common in older adults but can occur earlier also. Early diagnosis and treatment help improve quality of life. जितना ये जल्दी ट्रीट हो सकता है तो उसका प्रोग्नोसिस या प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज ये प्रिवेंट हो सकता है. The definition, it is a Parkinson's disease is a chronic progressive disorder of the central nervous system characterized by degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra, resulting in impaired movements, balance and coordination. तो जैसे पहले स्लाइड में ही हम लोगों ने बोला कि ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव, क्रॉनिक माने प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत दिनों से जो होता है, प्रोग्रेसिव जो डिसऑर्डर और डिजीज को और बढ़ाएगा, ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो CNS है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होता है. एंड इट लीड्स टू डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स. ये अच्छे से डोपामिन रिलीज नहीं होता है इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा और इसके वजह से क्या होता है, मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं रहता और कोऑर्डिनेशन नहीं रहता. मैंने जो बोल रहे, जो कर रहे, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहता है. कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स. लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेज. सो द फर्स्ट कॉज इज द डीजनरेशन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स. जेनेटिक म्यूटेशन के कारण भी ये हो सकता है. एनवायरमेंटल टॉक्सिन एक्सपोजर लाइक पेस्टिसाइड्स, एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स इट्स कैन अफेक्ट. एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसके कारण भी हो सकता है. Coming to the risk factor, increasing age, generally above 60, ये हो सकता है. Male sex, generally it occurs more in male. Family history or genetical history, exposure to pesticides and chemicals and any kind of head trauma or head injury. Starting with the pathophysiology, degeneration of neurons in the substantia nigra, that is इन अ पार्ट ऑफ अ सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो पार्ट है वहाँ से न्यूरॉन्स डीजनरेट होता है. डिक्रीज डोपामाइन प्रोडक्शन इन द बेसल गैंग्लिया, डोपामाइन प्रोडक्शन बेसल गैंग्लिया में कम होता है. इम्बैलेंस बिटवीन डोपामाइन एंड एसिटाइल कोलिन, ये दोनों हार्मोन के बीच एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है. इम्पेयर्ड ट्रांसमिशन ऑफ मोटर सिग्नल्स, जैसे बोला कि कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, जो हम सुन रहे हैं उसको हम प्रोसेस करके काम नहीं कर पाता है. सो दैट इज इम्पेयर्ड ट्रांसमिशन ऑफ मोटर सिग्नल्स. प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम लोग क्या देख सकते हैं? रेस्टिंग ट्रेमर, ब्रैडीकाइनेसिया दैट इज स्लो मूवमेंट, मसल रिजिडिटी, टाइट करके हाथ एकदम टाइट करके जकड़ के रखता है, वो छोड़ नहीं पाते ऐसे. देन पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, शफलिंग गेट, मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन वो नहीं दिखाता, हैप्पी, एंगर, सैड, जो भी है एक ही टाइप का, एक जो ब्लैंक एक्सप्रेशन लेके बैठे रहते हैं. देन सॉफ्ट स्पीच दैट इज हाइपोफोनिया, डिफिकल्टी इन swallowing दैट इज डिस्फेजिया, एंड डिप्रेशन एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. ओके, सोचने का एबिलिटी चला जाता है.
तो मूवमेंट बॉडी में रिजिड करके रख देता है, अच्छे से मूवमेंट नहीं होता है, कभी कभी यूरिन पास कर दे रहे हैं, कोई भी पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी होता है, ठीक है, वो फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं रहता है, स्वॉलो करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे टाइप के पेशेंट को जनरली राइल्स ट्यूब से फीडिंग दिया जाता है। Then diagnosis. In the diagnosis part, how we will diagnose it? Medical history and neurological examination, assessment of motor systems, brain MRI or CT scan to be done. Then dopamine transporter scan, it can be done, that is DET when indicated. ये जब भी बोला जाएगा, प्रेस्क्राइब किया जाएगा थ्रू डॉक्टर, तो ये हम लोग कर सकते हैं ये स्कैन। Response to levodopa therapy. Now coming to treatment. Medications and surgical treatment. So surgical treatment is only one, that is deep brain stimulation. Okay, DBS. And medications में हम लोग कैसे इसको medication दे के treat कर सकते हैं? Levodopa plus carbidopa, dopamine agonist, MAOB inhibitors, COMT inhibitors and anticholinergics drugs to selected patient. ये जो patient को ज़रूरत है ये उसी patient को बस दिया जाता है। Now our role as a nurse, nursing management, this is very important part. Assess mobility and balance regularly, ये हमें assess करना है। Prevent falls and maintain a safe environment. क्योंकि पेशेंट का बैलेंस नहीं रहता है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, तो ये गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पेशेंट को एक सेफ एनवायरनमेंट थ्रू प्रॉपर गाइडेंस कोई एक उनके साथ हमेशा से होना चाहिए, ऐसे हमको उन्हें केयरफुली रखना है। असिस्ट विथ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग दैट इज़ ADLS, उनको हर काम में हेल्प करना है, अदरवाइज वो नहीं कर पाते हैं। Encourage physiotherapy and regular exercises because of muscle rigidity, poor impaired movements, poor coordination, तो physiotherapy का ज़रूरत होता है। Administer medication on time, monitor swallowing and nutritional status, ये देखना है अगर पेशेंट कुछ ले रहे हैं तो अच्छे से वो swallow कर पा रहे हैं कि नहीं। Provide emotional support and patient education, that is very important. Coming to complications part, क्या क्या complications हो सकता है? Frequent falls and fracture, aspiration pneumonia, because पेशेंट को डिफ़िकल्टी होता है स्वेलिंग में तो एस्पिरेट कर सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है। डिस्फेजिया, डिमेंशिया, क्योंकि मोटर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, डोपामाइन रिड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस अच्छे से नहीं हो रहा है, सो डिमेंशिया होने का चांसेस है। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, this is also due to lack of coordination and motor response. Sleep disturbance is also a major problem in this case. तो ये हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? नो प्रूवन मेथड टू प्रिवेंट पार्किंसंस डिजीज, इसका कोई अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि कैसे प्रिवेंट कर सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल मे सपोर्ट ब्रेन हेल्थ, ये हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जितने भी एनवायरमेंट में टॉक्सिन्स है उनसे हम जितना दूरी बनाए रख सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। अर्ली डायग्नोसिस एंड एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट इम्प्रूव आउटकम्स, अगर डिटोरिएशन के चांसेस है तो अर्ली ट्रीटमेंट होने से ये थोड़ा प्रिवेंट हो सकता है टू सम एक्सटेंट। So what we have discussed today, Parkinson's disease is a progressive neurological disorder affecting movement. Early recognition, appropriate medication, rehabilitation and nursing care help patient maintain independence and improve their quality of life. ठीक है, तो ये जो क्रॉनिक डिजीज़ है, प्रोग्रेस होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, इसमें मूवमेंट अफेक्ट होता है, पेशेंट का कोऑर्डिनेशन डिक्रीज होता है, फॉल्स का चांसेस है, तो इसके लिए प्रॉपर असिस्टेंस, प्रॉपर एक्टिविटीज़ फॉर डेली लिविंग देना है, फिजियोथेरेपी देना है और इमोशनल सपोर्ट देना है, ताकि पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर को, ताकि पेशेंट अच्छे से उनका डेली एक्टिविटीज़ कर पाए, उनको केयर दे सके और उनको कोई असुविधा ना हो। Thank you.